नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम सही चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हम अपने इंडियन पॉलिटी के 15 प्रीरेक्विजिट्स करने वाले हैं। आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी काफ़ी डिटेल में अपने कोचिंग्स में पढ़ रहा होगा, सेल्फ स्टडी कर रही होगी, या फिर आपने कई सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रखी होगी। तो अब इस वीडियो का पर्पज़ क्या है। इस वीडियो का पर्पज़ है आपका सेल्फ चेक, मतलब आपने जो प्रिपरेशन की है, आपने जो स्टडी की है, उसका वैल्यूएशन करना, उसको आपने अपने आप को चेक करना कि आपने इंडियन पॉलिटी कितनी डिटेल में पढ़ रखी है। अगर आपने 15 पीआईक्यूज में से, अगर आपने 15 क्वेश्चंस में से अगर आपने 13 क्वेश्चंस सही कर लिए, तो इसका मतलब यह है कि आपकी प्रिपरेशन एकदम अच्छी चल रही है, आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज़ बता दूं, इंडियन पॉलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये वीडियो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेनली यूपी पीसीएस के लिए, मतलब जितने भी स्टेट पीसीएस आते हैं उनके लिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, काफ़ी बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस यूडीए एलडीए के अंदर पूछा गया, और भी एग्जाम्स में पूछा गया होगा 100%। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, तो आपके पास ऑप्शन है, ए ओनली द मेंबर ऑफ राज्यसभा, बी ओनली द मेंबर ऑफ द लोकसभा, सी ओनली बाय द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपको ये बताना है कि प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपको सही आंसर बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अब हम प्रेसिडेंट, ये टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट, ठीक है, अब ये बताइए प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। आर्टिकल आर्टिकल जो 54 है, 54 है, वो किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। मैं चाहता हूँ कि आप एक कॉपी लो, उसके अंदर जितने मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आप लिखते जाइए। ठीक है, तो आर्टिकल 54 के अंदर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन है। अब आर्टिकल 55 के अंदर, आर्टिकल 55 के अंदर मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आर्टिकल 55 से रिलेटेड, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो किस कंट्री से बोरो किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आयरलैंड या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को बोरो कर रखा है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा सवाल बनता है कि जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब कि जैसे मैं और तुम हो, क्या हम प्रेसिडेंट को चुनते हैं, क्या हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। आप बोलोगे नहीं, ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, ये कैसा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। कैसे इलेक्शन होगा इसका, प्रेसिडेंट का कैसे इलेक्शन किया जाएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शंस किए जाएंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब फिर से बता रहा हूँ कि जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं जैसे मैं और तुम हुए, हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके लिए एक स्पेशल टाइप का इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, इलेक्टोरल कॉलेज। इतना समझ में आ गया ना। अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा, जो भी मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से आएंगे बताओ, कौन से मेंबर्स प्रेजेंट होंगे। तो इसमें ध्यान रखना, इलेक्टेड मेंबर्स, किसके, इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स किस किस के, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना, राज्यसभा, राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और यूटी, यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या हर एक यूटी के
कितनी यूटीज है आपको पता होगी। तो क्या हर एक यूटी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो पार्टिसिपेट करेंगी? आप बोलोगे नहीं, मात्र 2 ऐसी यूटीज हैं जिनके पास अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है और किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सी है? वो आपके पास 2 है, एक है दिल्ली और दूसरी है पुडुचेरी। ठीक है, तो ध्यान रखना यूटी किसकी, यूनियन टेरिटरी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किसकी, दिल्ली, और पौंडुचेरी की डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट मतलब प्रेसिडेंट की डायरेक्ट इलेक्शंस में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस चीज को ऐड किया गया था, तो आप बोलोगे 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली और पौंडुचेरी की, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था, तो आप बोलोगे 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। एक बात का ध्यान रखना, राज्यसभा या लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, एक इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और एक नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें आपके ओनली और ओनली इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने प्रकार के मेंबर्स होते हैं? 2 प्रकार के मेंबर्स होते हैं, एक होता है इलेक्टेड, दूसरा होता है नॉमिनेटेड। तो नॉमिनेटेड जो होते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। ठीक है, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारा समझ में आ गया ना? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बाय द इलेक्टेड मेंबर्स। ध्यान रखना, बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसमें यूटीज की लेजिस्लेटिव असेंबली भी पार्टिसिपेट करती है, जो दिल्ली और पौंडुचेरी की है, और इसको 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस चीज को ऐड किया गया है। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताओ, वाइस प्रेसिडेंट है, और वाइस प्रेसिडेंट भी डायरेक्ट इलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है? वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, इनडायरेक्ट? तो इसका सही आंसर है इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तो इसके अंदर भी क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का इलेक्टोरल, इसी लिख देता हूँ, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, एक स्पेशल टाइप का इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। इसके अंदर कौन से मेंबर्स होते हैं? तो इसके अंदर मेंबर्स होते हैं आपके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। इसमें दोनों प्रकार के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर किस किस के बताओ? राज्यसभा और लोकसभा के। इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट नहीं करती। तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बीच में क्या डिफरेंस है? ध्यान रखना, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होंगे, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होंगे, फिर से बता रहा हूँ, जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होंगे उसका एक स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा, जिसमें मेंबर्स किसके होंगे? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी, खासकर कौन से? दिल्ली एंड पौंडुचेरी के। ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड मेंबर्स, वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड भी पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड भी पार्टिसिपेट करते हैं, और किसके? ओनली लोकसभा और राज्यसभा के। इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जो कि इंपॉर्टेंट है, आरएस आरटीएस के अंदर और यूपी बीईओ के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़िए, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड द लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कोड मैंने लिखे नहीं है क्योंकि इतना स्पेस नहीं था, आपको हर एक आर्टिकल याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप एग्जाम में जाओगे तो कोड्स तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन आपको हर एक ऑप्शंस पता होना चाहिए, इसलिए मैं आर्टिकल्स बोलो कोड्स लिख के नहीं आया। तो आपको क्या करना है, लिस्ट 1 के अंदर कुछ दे रखा है, मतलब प्रोविजंस दे रखे हैं, और उसके लिस्ट सेकंड के अंदर आर्टिकल्स दे रखे हैं, तो आपको मैच करना है। तो पहला है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। तो बताइए किस आर्टिकल के अंदर टाइटल्स का एवोल्यूशन दे रखा है? आर्टिकल 29 के अंदर, या 21 के ए के अंदर, या आर्टिकल 18 के अंदर, या 26 के अंदर? तो इसका सही आंसर है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18 के अंदर मेंशन है। ठीक है, दूसरा क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो बताइए फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? आर्टिकल 29 के अंदर, या 21 के अंदर, या 26 के अंदर? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 26। ठीक है, आर्टिकल 26 में क्या दे रखा है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। सी,
प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज ये किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? ये आर्टिकल मेंशन है 29 में, और राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 के ए में। ठीक है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21 का ए। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपके सब क्लॉज आ जाए, जैसे सब क्लॉज ए बी टू सी ऐसे आ जाए, तो ये समझ लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि आर्टिकल 21 ए किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया है? तो इसका सही आंसर है 86 अमेंडमेंट एक्ट। तो ध्यान रखना आप, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा तीन चीजें ऐड की गई थी। क्या क्या होता है? 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा तीन चीजें हुई है। पहला, आर्टिकल 21 को ऐड किया है। ठीक है, आर्टिकल 21 को ऐड किया गया है। दूसरा, आपने पढ़ रखा होगा आर्टिकल 51 का ए। अच्छा, आर्टिकल 51 ए में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्या है आपकी? फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 51 ए। अच्छा, एक बार बता सकते हो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? तो आप बोलोगे 11। तो जो 11th नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है? वो है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज काफी इंपॉर्टेंट है, जब कोई क्वेश्चन आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज से तो आपको मैं पूरी डिटेल में कराऊंगा। तो आपको क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आप कमेंट करके बताओगे, फंडामेंटल ड्यूटीज किस कमेटी के द्वारा, किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि इसको ऐड किया जाए? पहला, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? दूसरा, जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है? आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का वोलेशन हुआ तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। दूसरा क्या किया है भाई? तीन चीज हुई है। 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 21 के ए को ऐड किया गया था और 11th ड्यूटी को ऐड किया गया था। और तीसरी चीज क्या हुई है? आपने डीपीएस भी पढ़ रखा है, तो आर्टिकल 45 की लैंग्वेज को चेंज किया था। तो आर्टिकल 45 कहाँ पर मेंशन है? ये है आपकी डीपीएसपी। ये क्या है? आपकी डीपीएसपी में है आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 की जो लैंग्वेज थी उसको चेंज किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा तीन चीज हुई है। पहला, 21 ए को ऐड किया गया था। दूसरा, आर्टिकल 51 ए मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, तो 11th नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। और तीसरा क्या था? डीपीएसपी में आर्टिकल 45 की जो लैंग्वेज थी उसको चेंज किया गया था। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि यूपीपीसीएस मेंस 2009 में आ चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। पढ़िए, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिल्ली बिकम नेशनल कैपिटल रीजन। तो आपको बताना है किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिल्ली को एनसीआर का स्टेटस दे दिया गया था। एनसीआर पता है ना, नेशनल कैपिटल रीजन का स्टेटस दे दिया गया था। ये किस आर्टिकल के अंदर, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है, पहला ऑप्शंस पढ़ लो, 61st अमेंडमेंट एक्ट, 69th अमेंडमेंट एक्ट, 71st अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे 92nd अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका एकदम सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 69th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना 69 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिल्ली को एनसीआर का स्टेटस दे दिया गया था। अब मुझे बताओ 61st अमेंडमेंट एक्ट, 61st अमेंडमेंट एक्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे बता सकते हो 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया है, क्या हुआ है? तो इसका सही आंसर है कि जो वोटिंग एज है उसको रिड्यूस किया गया है, उसको इंक्रीज किया गया है, रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है। सबसे पहले एज थी 21 से कम किया है 18 एज। ठीक है, तो ध्यान रखना 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो वोटिंग एज है उसको रिड्यूस किया गया था। सबसे पहले जो शुरुआत में 21st एज थी, मतलब 21 एज के हो जाओगे, जब आप 21 साल के हो जाओगे जब आप वोट दे सकते हो, लेकिन इसको कम कर दिया गया, इस एज को कम कर दिया गया। अब प्रेजेंट में कितनी है? 18 एज है। जैसे आप 18 साल से बड़े होते हो आपको वोटिंग का अधिकार मिल जाता है, आप वोट करने के लायक हो जाते हो। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया है, वो आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा।
ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया था फ्रॉम 21 टू 18। ठीक है, 21 टू 18 इंपॉर्टेंट है। अब रिमेनिंग दो सी और डी, 71st अमेंडमेंट एक्ट और 92nd अमेंडमेंट एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, हम आने वाले क्वेश्चंस में इसको हम करेंगे। ठीक है, 71st अमेंडमेंट एक्ट को भी आपको डिटेल में बताऊंगा और 92nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री में पूछा गया है, साल नहीं लिख पाया, which three languages has been added to the 8th schedule of the constitution by the 71st amendment act। देखो आगे अभी हमने 71st और 92nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात की थी, कि मैं बाद में बताऊंगा, तो क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई साहब 8th शेड्यूल में है क्या, 8th शेड्यूल में है क्या। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको मैं ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताने वाला हूँ। किसके बारे में? ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताने वाला। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज पहले ये बताओ किस पार्ट के अंदर मेंशन है, तो आप बोलोगे पार्ट है आपका 17 किस शेड्यूल में है, आप बोलोगे 8th शेड्यूल। किसमें? 8th शेड्यूल में। कितने आर्टिकल्स है? आर्टिकल्स भी पूछा जाता है ना, कौन से आर्टिकल्स है जो ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है, तो आप बोलोगे आर्टिकल 343 से 351। ठीक है, अच्छा ओरिजिनल लैंग्वेज कितनी थी? ओरिजिनल लैंग्वेजेस कितनी थी? ओरिजिनल लैंग्वेज थी 14। प्रेजेंट में कितनी है? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रेजेंट में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो प्रेजेंट में कितनी लैंग्वेजेस है, तो आप बोलोगे प्रेजेंट में है 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 में है, किस शेड्यूल में मेंशन है? 8 शेड्यूल में। कौन से आर्टिकल्स आते हैं? आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 तक। ओरिजिनल लैंग्वेज कितनी थी? जब शुरुआत में जब लिखा गया था 8 शेड्यूल, जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तो 14 लैंग्वेज थी, लेकिन प्रेजेंट में आज के टाइम पे कितने लैंग्वेजेस है? 22। इसका मतलब कुछ लैंग्वेजेस को ऐड किया गया होगा। ठीक है, अब कौन से लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 71 याद होना चाहिए और आर्टिकल 92 याद होना चाहिए। सॉरी, आर्टिकल बात करो, अमेंडमेंट याद होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, हाँ 21st अमेंडमेंट याद होना चाहिए, 71st अमेंडमेंट याद होना चाहिए और 92nd अमेंडमेंट याद होना चाहिए। अब इसको याद करने के लिए मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं भाई साहब याद करते करते तंग हो जाता था, लेकिन मैं हमेशा भूल जाता था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक इसके लिए छोटी सी ट्रिक बनाई। ठीक है, आप ट्रिक सुनोगे तो आप हंसोगे, लेकिन मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई, लेकिन उस ट्रिक से मुझे अभी तक याद रहता है, मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहती। तो अब मैं आपको अमेंडमेंट पढ़ाने वाला हूँ कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कौन से अमेंडमेंट हुए थे, जिसके कारण कौन से लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है। तो 3 अमेंडमेंट हुए हैं। सबसे पहला 21st अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा? 21st। तो 21st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक लैंग्वेज को ऐड किया गया था, जिसका नाम है सिंधी। ठीक है, तो ध्यान रखना 21st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर उसके बाद 71st अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा? 71st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कितनी लैंग्वेज को ऐड किया गया था? 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, और इसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन। तो 71st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कितनी लैंग्वेज ऐड की गई है? 3 लैंग्वेज ऐड की गई है, और उसको आप कैसे याद करोगे, इसके मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। कौन का मन नेपाली, कौन का, ठीक है, मतलब किसका बोल सकते हो, कौन का मन नेपाली, कौन का मन नेपाली। ठीक है, कौन का मन नेपाली बोलोगे, मेरा मन नेपाली। अब बताओ कौन का मतलब कौन का से बनेगा आपका कोंकणी, कोंकणी लैंग्वेज। ठीक है, मन से मणिपुरी और नेपाली से नेपाली। ठीक है, तो 71st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया था। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, कौन का मन नेपाली, कोंकणी मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज को ऐड किया गया था 8 शेड्यूल के अंदर। फिर एक तीसरा अमेंडमेंट हुआ है। तीसरा अमेंडमेंट कौन सा है? 92nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वाला क्वेश्चन 71st अमेंडमेंट से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 92nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कौन सी लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है। तो ध्यान रखना 92nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया है।
इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है, हंसना मत, लेकिन मजेदार ट्रिक है, वो है 2 सन बोर्ड में। ठीक है, कितने सन बोर्ड में? 2 सन बोर्ड में, 2 सन, 2 बेटे बोर्ड में, 10th के बोर्ड में, 11th के बोर्ड में, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, 2 सन बोर्ड में। अगर आपके पास कोई अच्छी सी ट्रिक हो याद करने की तो आप मुझे बताइए, मैं भी उसी तरीके से याद कर लूंगा। वैसे मुझे याद है, मैं नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपके पास कोई ट्रिक है इसको याद करने की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको इंक्लूड कर सकूं अगर मुझे पसंद आया तो। अब बताओ, 2 से आप बनता है आपका दोंगरी। कौन सा? दोंगरी। सन से संथली, संथली। बोध से बोधू, बोधू। और मैं से मैथिली। ठीक है सर, तो ध्यान रखना 92nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, 2 सन बोर्ड में, दोंगरी, संथली, बोधू और मैथिली। अब 71st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, कोनकमन नेपाली, कोनकरी मणिपुरी नेपाली, और 21st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया है। अगर आपने 71st याद कर लिया, ये याद कर लिया कोनकमन नेपाली, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। इसमें क्या बोल रखा है? 71st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किन लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है 8th शेड्यूल में? तो आप बताओ। सिंधी नहीं, सिंधी नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि सिंधी तो 21st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। दूसरा, कोनकरी कश्मीरी नेपाली, नहीं, कश्मीरी नहीं आता, क्योंकि हमारे पास ट्रिक क्या है? कोनकमन नेपाली, कोनकरी मणिपुरी एंड नेपाली। तो नेपाली सही है, कोनकनी सही है, और मणिपुरी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना 8th शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, पार्ट 17 8th शेड्यूल, आर्टिकल 343 से 351। ओरिजिनल लैंग्वेज कितनी थी? 14। प्रेजेंट लैंग्वेज कितनी है? 22। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओरिजिनल लैंग्वेज कितनी थी, यहाँ पे प्रेजेंट लैंग्वेज कितनी है। तो प्रेजेंट कितनी है? 22। 21st के द्वारा सिंधी, 71st के द्वारा कोनकमन नेपाली, और 92nd के अंदर 2 सन बोर्ड में, दोंगरी, संथली, बोधू और मैथिली। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5th इंपॉर्टेंट है, IAS प्री में पूछा जा चुका 2016 में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी द मेंबर ऑफ पंचायत इज 25. सेकंड, अ पंचायत reconstituted after premature dissolution continue only for the remainder periods. Which of the following statements are correct? तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। Only 1, 2 या both 1 and 2, neither 1 or 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्यों भाई साहब, फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी द मेंबर ऑफ द पंचायत इज 25 एज नहीं होता, बल्कि कितने होता है? 21 ईयर का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको या मुझे पंचायत में खड़ा होना है तो आपके पास मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 साल का होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप भी पंचायत के इलेक्शंस लड़ सकते हो, मैं भी पंचायत के इलेक्शन लड़ सकता हूँ। तो ध्यान रखना 21 लैंग्वेजेस। अब आपको एक चीज बतानी है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, कमेंट करके बताओगे, ठीक है? मुझे इसका आंसर चाहिए। अब मुझे बताना प्रेसिडेंट की एज कितनी चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट की एज कितनी चाहिए? तो क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, प्रेसिडेंट की एज कितनी चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट की एज कितनी होनी चाहिए, और तीसरा क्या था? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये तीनों याद होने चाहिए, मेनली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की। मैंने काफी सारे एग्जाम्स दे रखे हैं, तो मुझे काफी सारा एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में 100% पता होना चाहिए आपको, और ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है सर, तो यहाँ रखना पंचायत के लिए 21। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट। इसका मतलब आपको बताता हूँ, एक टाइम पीरियड खींचते हैं, ये मान के चलो हम 2025 है और 2030। भाई बधाई हो, आप एक दिन के लिए पंचायत मतलब सॉरी मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ, मान के चलो मैं पंचायत के इलेक्शन जीत जाता हूँ, मेरा 2025 में पंचायत के इलेक्शन में जीत गया, अब किसी भी कारणवश मेरी 2027 में डेड हो जाता हूँ। हाँ,
डेड हो जाता हूँ, मर जाता हूँ मैं, या फिर मैंने इसको किसी भी कारणवश मैंने इसको रिजाइन कर दिया। अब बताओ, अब जो रिमेनिंग 3 साल है, अब जो रिमेनिंग 3 साल है उसका क्या होगा? तो उसका क्या होगा, अब यहीं पर 2027 में री इलेक्शन होगा। क्या होगा? फिर से इलेक्शन होगा। और कितने साल के लिए? वैसे नॉर्मल टर्म कितना है, 5 साल होता है, लेकिन अब कितने साल बचे हैं? 3 साल बचे हैं। अब जो भी नया इलेक्शन होगा, जो भी नया पंचायत में जो खड़ा होगा, ग्राम सरपंच होगा, वो ओनली 3 साल के लिए बनेगा, ना कि अगले 5 साल के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। अब पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2025 में मैं जीता, 2027 में मैंने रिजाइनेशन दे दिया या मर गया मैं किसी भी कारणवश। अब कितने साल बचे हैं? अब साल बचे हैं 3 साल। अब जो भी नया इलेक्शन खड़ा होगा, अभी जो भी नया पंचायत जो बनेगी, वो कितने साल के लिए काम करेगी? वो ओनली 3 साल के लिए काम करेगी। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अच्छा, ये बताओ, पंचायत काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पंचायत के बारे में सब चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, कौन से आर्टिकल में है ये बताना चाहिए, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। ठीक है, ये पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन से शेड्यूल के अंदर मेंशन है। ये आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए रिलेटेड टू पंचायत। अगर हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पंचायत से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आपको मैं काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा पंचायत को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यूपी पीसीएस प्री 2015 के अंदर पूछा गया है, पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो आपको ये बताना है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान कौन से आर्टिकल्स हैं जो सस्पेंड नहीं हो सकते। तो ऑप्शंस, आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 19 एंड 20, आर्टिकल 20 एंड 22 और आर्टिकल 20 एंड 21। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 20 एंड 21। अब मुझे बताओ कि इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी पहले ये बताओ, इमरजेंसी किस पार्ट के अंदर मेंशन है? तो आप बोलोगे पार्ट, बताइए, पार्ट 18 के अंदर, पार्ट 18 के अंदर इमरजेंसी मेंशन है। आर्टिकल कौन से? आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल है 352 से 360। ठीक है, आर्टिकल कितने प्रकार की इमरजेंसी होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है आर्टिकल 352 के अंदर मेंशन है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 के अंदर कौन सी है? इसको हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी भी कहते हैं, या इसको प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं। फिर आर्टिकल 60 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी दे रखा है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल और आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, किस अमेंडमेंट किस आर्टिकल के अंदर ये कह रखा है कि इमरजेंसी होगी, जब नेशनल इमरजेंसी होगी तो आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे। समझ में आया क्वेश्चन? फिर से आपको बता रहा हूँ, किस आर्टिकल के अंदर ये मेंशन है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान कि आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे। तो वो आपको आर्टिकल बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा जा चुका है, तो वो आंसर है आपका आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 के अंदर आर्टिकल 359 के अंदर ये साफ साफ मेंशन है कि जब नेशनल इमरजेंसी होगी तो आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होगा। वो है आर्टिकल 359। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आर्टिकल 20 और 21 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 20 में क्या दे रखा है बताइए? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ये दे रखा है। और 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, तो आर्टिकल 20 और 21 भी याद होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस मेंस और यूपीपीसीएस मेंस मतलब 2004 और 2017 में पूछा गया है। पढ़ते भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान रखना, नॉट ट्रू के बारे में बात कर रहा है, नॉट ट्रू अबाउट द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए, it has the exclusive power to issue writs to protect the fundamental rights of the people. Option number B, it has the original and exclusive jurisdictions in intergovernmental disputes. C, it has the advisory jurisdictions on a questions of law or fact which may be referred to it by the President of India.
ऑप्शन डी, इट हैज अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन एंड मतलब डिसीजन, जजमेंट और ऑर्डर, ये है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्यों भाई साहब? रिट्स देने की जो पावर है, कौन कौन रिट दे सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है और साथ साथ हाई कोर्ट भी दे सकता है। तो ये कौन से आर्टिकल के मेंशन है? देखो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट रिट्स देता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 पे। और हाई कोर्ट भी रिट्स दे सकते हैं किस आर्टिकल में मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल 226। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, बल्कि आपसे हाई कोर्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। बोलते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। तो यही क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, लेकिन मेनली ये क्वेश्चन किसका है? मेनली ये हाई कोर्ट का है। अगर आपको ये पता होता कि हाई कोर्ट भी रेट्स इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226, तो आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर देते, ठीक है। तो ध्यान रखना, हाई कोर्ट के पास अधिकार है रेट्स को इशू करने का अंडर आर्टिकल 226। अब बताओ रेट्स कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 5 प्रकार के। आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। अभी हमारा क्वेश्चन नहीं आया रेट से रिलेटेड, अगर कोई क्वेश्चन आता है, हम कोई नेक्स्ट वीडियो करेंगे या फिर जो भी हम वीडियोस करेंगे, अगर उसके अंदर रेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आपको 5 के 5 रेट्स काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी समय नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हाई कोर्ट रेट इशू करता है 226। अच्छा, एक और क्वेश्चन बता दो, सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर किसकी है? रेट्स को। तो रेट्स की ज्यादा हाई पावर है हाई कोर्ट के पास, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट रेट्स इशू कर सकता है ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, लेकिन हाई कोर्ट रेट्स को इशू कर सकता है नॉट ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल्स, बट फॉर द अनदर पर्पस, ठीक है। फॉर द अनदर पर्पस के लिए भी हाई कोर्ट रेट्स इशू कर सकता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यूपी पीएससी जीआईसी में पूछा गया है, ठीक है, 2010 के अंदर। पढ़िए, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड द लिस्ट सेकंड यूजिंग द कोडिंग रूल। कोड्स मैंने लिखे नहीं है, तो लिस्ट 1 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है और लिस्ट सेकंड के अंदर सोर्सेस है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो पहले बताओ रूल्स ऑफ लॉ। रूल्स ऑफ लॉ किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने, मतलब किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो कर रखा है? तो रूल्स ऑफ लॉ किससे लिया है बताओ? तो रूल्स ऑफ लॉ हमने ले रखा है इंग्लैंड से। किससे ले रखा है? हमने इंग्लैंड से ले रखा है। अब आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है आपके पास 14, ठीक है। किस आर्टिकल को अंदर मेंशन है रूल्स ऑफ लॉ? तो आप बोलोगे आर्टिकल 14 से। कहां से बोरो कर रखा है? हम ले रखा है इंग्लैंड से। बी पढ़ो, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये कहां से मेंशन है? ये कहां पर मेंशन है पहले ये बताओ? तो ये मेंशन है आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन है। और कहां से बोरो कर रखा है? हमने बोरो कर रखा है इसको जापान से, ठीक है। सी, रिजर्विंग ऑफ बिल बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, ये किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो आप बोलोगे आर्टिकल 200 में। आर्टिकल 200 के अंदर ये मेंशन है। और कहां से हमने इसको बोरो कर रखा है? तो आप बोलोगे बोले रखा हमने कनाडा से, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट किस में आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 241 के अंदर मेंशन है। 241 के अंदर मेंशन है। और कहां से बोरो कर रखा है? ये बोरो करके हमने ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि बीपीएससी के अंदर पूछा गया है प्री 2016 के अंदर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चूज द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजंस नॉट टू द एलियंस। तो आपको बताता हूँ, ऐसे 5 आर्टिकल्स है, 5 आर्टिकल्स है जो ओनली फॉर द इंडियन सिटीजंस के लिए अवेलेबल है, एलियंस के लिए अवेलेबल नहीं है। एलियंस मतलब फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ, आर्टिकल्स अवेलेबल ओनली फॉर इंडियंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना। 15, 16, 19, 29 और 30, इन आर्टिकल्स के अंदर जो राइट्स है वो ओनली किसके लिए अवेलेबल है? ओनली इंडियंस के लिए अवेलेबल है, ना कि एलियंस के लिए अवेलेबल। तो ध्यान रखना, 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे राइट्स हैं जो ओनली इंडियंस के लिए अवेलेबल है, ना कि विदेशियों के लिए,
तो अब बताओ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप बोलोगे नहीं, ये तो आर्टिकल 14 के अंदर है, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आप बोलो यस, ये किस में है, ये आर्टिकल 15 के अंदर मेंशन है, तो ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 15 ऐसा राइट्स है जो ओनली इंडियंस के लिए है, ऐसा अधिकार है जो ओनली फॉर इंडियंस के लिए है। और राइट ऑफ माइनॉरिटीज, ये किस में है मेंशन, ये मेंशन है आपका 29 और 30 के अंदर, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता है। फोर्थ तो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये है आपका आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 है नहीं, तो ये भी गलत रहता है। इसका मतलब सेकंड और थर्ड, इसका मतलब सेकंड और थर्ड ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन से अधिकार हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं जो ओनली इंडियंस के लिए अवेलेबल है, जो हमारे और तुम्हारे लिए अवेलेबल है, लेकिन किसी बाहरी मतलब विदेशी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ध्यान रखना 15, 16, 19, 29 एंड 30। ठीक है सर, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, यूपी बीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया है। पढ़िए, which among the following articles of the Indian Constitution empowered the governor to issue ordinance? तो आपको जो दो चीजें याद रखनी है, एक गवर्नर के बारे में पूछा गया है और दूसरा ऑर्डिनेंस के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शंस बताइए, आर्टिकल 208 208, बी आर्टिकल 212, सी आर्टिकल 213, आर्टिकल 214। तो आपको ये बताना है कि गवर्नर के पास अधिकार है ऑर्डिनेंस को इशू करने का, वो किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 213। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, गवर्नर को हटा दूं, किसको हटा दूं, गवर्नर को हटा दूं, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, प्रेसिडेंट। क्या लिख दूं यहाँ पर मैं सर, अगर मैं यहाँ पर मैं प्रेसिडेंट लिख दूं, अब बताओ कौन सा आर्टिकल आएगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ना, which among the following article of the Indian Constitution empowered the president to issue ordinance? अब कौन सा आर्टिकल होगा, तो अब आर्टिकल होगा हमारा 1, 2, 3। तो ध्यान रखना, ऑर्डिनेंस इशू करने के पावर प्रेसिडेंट के पास भी है और गवर्नर के पास भी है। तो प्रेसिडेंट के किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, आर्टिकल 1, 2, 3, और गवर्नर के पास 2, 1, 3। ठीक है, ये प्रेसिडेंट का अधिकार है और ये गवर्नर का अधिकार है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस के अंदर पूछा जा चुका है। पढ़ो, which one of the following statement about the state finance commission is true? तो आपने स्टेट फाइनेंस कमीशन पढ़ रखा होगा, तो बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला, इट इज एन इनफॉर्मल बॉडी, बी इट इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सी इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, डी नॉन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन सी बॉडी है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, तो आप बोलो यस, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्यों, क्योंकि स्टेट फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, तो आर्टिकल है 243 के आई के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 आई के अंदर मेंशन है। अगर मैं आपसे बोलूं ओनली फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ओनली क्या बोलूं, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है, तो आप बोलोगे आर्टिकल 280 के अंदर। ठीक है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 की आई के अंदर और फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर मेंशन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 आई, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, आर्टिकल 243 आई स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यूपीपीसीएस प्री 2021 के अंदर पूछा गया है। पढ़िए, consider the facts given below. Sukumar Sen was the first Chief Election Commissioner of India. Second, Rama Devi was the first woman Chief Election Commissioner of India. Choose the correct answer from the board given below. Only one, only two, both 1 and 2, and none. अच्छा, यहाँ 1 and 2 are correct, incorrect, ये आपको बताना है। तो बताइए, सुकुमार सेन क्या वो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आप बोलोगे यस, बिल्कुल है, स्टेटमेंट फर्स्ट एकदम सही है। क्या रमा देवी फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो बोलो यस, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये फैक्चुअल है, याद रखना, सुकुमार सेन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
और रमा देवी, श्रीमती रमा देवी फर्स्ट विमेन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब मुझे बताओ इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो आप बोलोगे किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो आप बोलोगे आर्टिकल 324। किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? आर्टिकल 324। अगर आपसे ये बोलूं स्टेट फाइनेंस कमीशन, सॉरी स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, हो जाता है गलती, बोलते बोलते थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो आप बोलोगे 243 के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना आर्टिकल 243 के में स्टेट फाइनेंस कमीशन है और आर्टिकल 243 आई के अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन है। 243 आई है, ये ध्यान रखना, आई किसमें? स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, 243 आई स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 के। देखो इतनी सारी गलती क्यों हो जाती है? क्योंकि आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो और मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप हो वैसी मैं। ठीक है, लेकिन क्या करें, घर की थोड़ी जिम्मेदारी है तो मुझे थोड़ा सा पढ़ाना पड़ रहा है, बस ये है कि ठीक है, जैसे आप हो आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 और स्टेट फाइनेंस कमीशन 243 के, स्टेट फाइनेंस कमीशन 243 आई। ठीक है सर, इसको करते हैं रेंज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखिए ऐसा है कि मैं भी आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आप भी आईएएस या सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप में और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस ये है कि कोचिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, ऑनलाइन स्टार्ट किया है, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बोलते बोलते थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बता रखा है कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो इसके रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिकल बताता हूँ आपको 338, आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 के अंदर साफ साफ मेंशन था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ध्यान रखना जो ओरिजिनली आर्टिकल 338 के अंदर क्या था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, लेकिन आगे जाके 89th अमेंडमेंट एक्ट आया, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया और इन कमीशन को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। सेपरेट कर दिया मतलब आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338 का ए, ये कर दिया गया। अब बताओ आर्टिकल 338 में क्या है? अब प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और आर्टिकल 338 के ए में क्या है? आर्टिकल 338 के ए में क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, एक और आर्टिकल है, ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 338 का बी। आर्टिकल 338 के बी में क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो आपको ये तीनों आर्टिकल्स याद होने चाहिए। आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, आर्टिकल 338 ए में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स और आर्टिकल 338 के बी में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब ये जो आर्टिकल है कौन सा? आर्टिकल 338 का बी, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया है? तो इसका सही आंसर है 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, 102 कैसे बोला कैसे जाता है? जो अमेंडमेंट्स होते हैं ना, बोला जाता है 102। ठीक है, या 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के में किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को ऐड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आपका सही आंसर क्या होगा? 102। या नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? तो वो होगा आपका आंसर आर्टिकल 338 के बी में। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मतलब किसकी बात कर रहा है?
क्वेश्चन की बात कर रहा है इसकी, ठीक है। आर्टिकल 338 के बारे में, 338A के बारे में बात कर रहा है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसका ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हटा दूं और शेड्यूल क्या लगा दूं, मैं कास्ट लगा दूं, क्या कर दूं, कास्ट। अब पढ़ना किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, किस आर्टिकल में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट मेंशन है। तो आपका आंसर सही क्या आंसर होता है 338, 338, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट में कौन से मेंबर्स, मतलब किस किस को ऐड किया गया है। पहला प्रेसिडेंट, सेकंड राज्यसभा, लोकसभा एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको मैं बता दूं, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्लियामेंट किस आर्टिकल के मेंशन है, आर्टिकल मेंशन है 79। ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 79 के अंदर मेंशन है कि पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन होगा। तो ध्यान रखना, तो कौन कौन होगा भाई, एक तो प्रेसिडेंट साहब होंगे, एक लोकसभा होगा और एक राज्यसभा होगा। वाइस प्रेसिडेंट पार्ट नहीं है किसके, पार्लियामेंट के, ठीक है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 79 के अंदर साफ साफ मेंशन है कि पार्लियामेंट में, आर्टिकल 79 में साफ साफ मेंशन है कि पार्लियामेंट में कौन कौन होगा, प्रेसिडेंट होंगे, लोकसभा होंगे, राज्यसभा होंगे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3, 1 2 3 मतलब ऑप्शन नंबर ए 1 2 3, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट इज अ नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और किस आर्टिकल के मेंशन है 79, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इसी क्वेश्चन पर थोड़ा घुमा के पूछा जाता है, खासकर प्रेसिडेंट से, कि क्या प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ या ना। तो मतलब असर्शन और रीजन में पूछा जाता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट, सॉरी, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब करते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है और ISP 2002 के अंदर पूछा जा चुका है। पढ़िए, द टर्म ऑफ लोकसभा, द टर्म ऑफ लोकसभा, ऑप्शन ए कैन नॉट बी एक्सटेंडेड under any circumstances, B can be extended by the 6 months at a time, C can be extended by the 1 year at a time during the proclamation of emergency, D can be extended for the 2 years at a time during the proclamation of emergency। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब नेशनल इमरजेंसी आएगी, ठीक है, जब नेशनल इमरजेंसी को लगाया जाएगा तो लोकसभा के जो टर्म है 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो आपने इमरजेंसी में पढ़ रखा होगा अच्छे से। अगर मेरे पास, अगर मैं आपको मेंस की तैयारी करवाता, अगर आप यूपी PCS की, यहाँ पे किसी PCS की, यहाँ IAS की तैयारी कराते और आपसे पूछा जाता कि जब नेशनल इमरजेंसी आती है, जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, तो आपने इसको मेंस में पढ़ रखा होगा, ठीक है। अगर ईश्वर ने चाहा, आपका दुआ रहा और आपकी दुआ रही और आपने कमेंट किया, तो मैं मेंस के क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि इमरजेंसी होती है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, उसकी मैं आपको पूरी लिस्ट बना के दे सकता हूँ, ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ा सकता हूँ। तो ठीक है, 15 के 15 क्वेश्चन हुए। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले हर एक एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेंगे, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बोलने में, तो मैं इतना ज़्यादा बोला नहीं जाता है मेरे से, थोड़ा काफ़ी इंट्रोवर्ट नेचर का है, शाई नेचर का हूँ मैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम काफ़ी जल्दी अपलोड करेंगे और वो वीडियो रिलेटेड होगी शायद इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो अभी के लिए बस इतना, चलो चलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि क्या क्या चीज़ें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। मुझे फीडबैक चाहिए ताकि मैं अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूँ। चलते हैं, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़, याद रखिएगा।